गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 11 का आरोह भाग 1 से काव्य खंड का तीसरा चैप्टर वे आंखें कविता का दूसरा भाग वीडियो रिवीजन के रूप में लेकर के आया हूँ। पहले भाग में आपने सुमित्रानंदन पंत के जीवन परिचय के बारे में जाना तथा 2 पद पढ़े कि अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से लगता है डर। कभी किसान के गड्ढों में धंसी आँखों को देख करके कहता है कि उन आँखों में गुफा समान अंधेरा है, जिसको देख करके मन एक अज्ञात भय से पीड़ित हो जाता है, भयभीत हो जाता है, क्योंकि उन आँखों में कठोर निर्दय आँखों में दैन्य है, दीनता है, दुख है तथा निःशब्द रोदन है। निःशब्द रोदन है, जो मौन रोदन कर रहा है, उसकी भयानक गंभीर आंखों को देख करके डर लगता है। किसान का अतीत अच्छा था, वह स्वाधीन रहा हमेशा से और गर्व से जीता था, अभिमान उसकी आंखों में गर्व होता था। परंतु जब उसके ऊपर विपत्ति आई तो वह सब संसार समस्याओं के बीच में उसे छोड़कर मानो किनारे की तरह बह करके दूर उससे चला गया। यहां तक हो गया था। अगला पद है कि लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके 3 दिन से। कह रहा है कि किसान अपने अतीत को याद करता है और उसकी आंखों के सामने उसके लहलहाते खेत, खेती बाड़ी, सब कुछ नजर आने लगता है, जिससे अब वह बेदखल हो चुका है। यानी कि उससे वह उसका खेत, पशु सब कुछ छीन लिए गए हैं। हुआ बेदखल वह अब जिनसे। लहराते हुए खेत दृगों मीन्स आँख, दृग मीन्स आँख का पर्यायवाची होता है कि आँखों के सामने जब उसके खेत के लहराते दृश्य आते हैं, जिनसे अब वह बेदखल हो चुका है, यानी कि अब उस पर उसका मालिकाना हक नहीं रह गया है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके 3 दिन से। जमींदारों ने उसकी जमीन हड़प ली। कभी इन खेतों के तिनके से उसके जीवन में हरियाली आती थी, उसके जीवन में हरियाली आती थी तथा उसके जीवन को सुखमय बनाती थी। उसका तिनका उस खेत का लहराते खेत उसके जीवन में हरियाली लाते थे, यानी सुख लाते थे, खुशी लाते थे। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा, अर्थात बेटा। आंखों का तारा लोग किसको कहते हैं? बेटा को कहते हैं। जो चीज़ बहुत प्यारी होती है उसे हम आंखों का तारा कहते हैं, लेकिन यह बेटे के लिए भी मुहावरा प्रयोग किया जाता है। तो आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। देखिए, मतलब कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा, उसका बेटा जवानी में ही कारकुन यानी जमींदारों के जो लठैत होते हैं, जो उनके बॉडीगार्ड होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। कारकुन मीन्स जमींदार के जो कारिंदे होते हैं, जो लठैत होते हैं, जो सिपाही होते हैं जमींदारों के, वो लगान वसूली करने के लिए, कर वसूल करने के लिए अपने पास
हट्टे कट्टे आदमी रखते हैं जो पकड़ कर लाते हैं, लोगों को मारते हैं, पीटते हैं। तो कहते हैं कि वह उसका जो आंखों का तारा था, बेटा था, जवानी में ही जमींदारों के लठैतों द्वारा, कारिंदों द्वारा मार दिया गया था। भरी जवानी में ही, भरी जवानी में ही वो मार दिया गया था उसका बेटा। और अब देखिए, इन दो पदों का हम आपको काव्य विशेषताएं बता दें कि क्या है। इसमें जमींदार के अत्याचारों का वर्णन किया गया है, किस प्रकार से जमींदार के कारिंदे उसके बेटे को मार देते हैं, उसका खेत हड़प लेते हैं, लहराते खेत तथा जमींदारों की लाठी से पीटकर मरे पुत्र में दृश्य बिंब साकार होता है। तृण तृण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जीवन की हरियाली में रूपक अलंकार, आँखों में घूमना, आँखों का तारा, मुहावरे का प्रयोग, भाषा में लक्षिता, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पता है कि बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। उजरी किसके सिवा, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आँखों में नाचा करते उजड़ गई जो सुख की खेती। कहते हैं कि महाजन जो सूद पर पैसा देते हैं, उसने इनका घर द्वार तक नीलाम कर दिया, फिर भी ब्याज का एक कौड़ी भी नहीं छोड़ा। कौड़ी पैसे का सबसे छोटा हिस्सा, एक कौड़ी भी नहीं छोड़ा ब्याज का। असल तो छोड़ दीजिए, मूल छोड़ दीजिए, जो ब्याज उसका था कि चलो भाई 2 रुपया रह गया उसको छोड़ दो, चलने दो, नहीं, एक एक कौड़ी का उपाय वसूल किया और उसके चक्कर में उसका घर नीलाम कर दिया, खेत नीलाम कर दिया। रह रहे आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। कुर्क यानी कुड़ की नीलामी, नीलामी होती है ना, जब आप कोई आपराधिक घटना में फंसते हैं तो आपके सारे सामान, या कहीं वैसे स्थिति में तो आपके सारे सामान सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाता है, और उस जब्त सामग्री का समय पर अगर आप नहीं छुड़ाते हैं तो उसको फिर सरकारी बोली लगा करके उसको बेच दिया जाता है। बोली लगती है, जो भाई जितना खरीदना चाहे। तो कहते हैं कि रह रहे आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। पहले बैल लोग बड़े शौकीन से रखते थे, भैंस गाय उतना शौकीन नहीं थे जितना कि बैलों के शौकीन हुआ करते थे लोग। जिसके दरवाजे पर जितना बड़ा बैल, जितना अच्छा बैल, वो बड़ा समृद्ध माना जाता था। तो ये भी अच्छा खासा खेत था, परिवार था, बेटा था, पतोह थे, पत्नी थी, बेटी थी, लेकिन वह सब कुछ बिक गया। उसका बेटा मारा गया, घर नीलाम हो गया, बैल नीलाम हो गए। रह रहे आँखों में चुभती है, यानी कि वह बैल उसके इतने प्रिय थे। आँखों में चुभना यानी कि दर्द होना, हृदय से दर्द होना, मतलब कि उन बर्धों की जोड़ी के बारे में जब सोचता है तो उसकी आँख में पीड़ा के आंसू आ जाता है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। उजरी गाय थी, उजरी गाय थी, जिस गाय का नाम उसने उजरी रखा था। तो अक्सर देखेंगे कि जिस गाय या भैंस को केवल एक ही आदमी या घर के आदमी दूध निकालते रहते हैं तो वो इकट्ठी हो जाती है, दूसरों को दूध नहीं निकालने देती है, कूद जाएगी या मारने लगेगी, मारने के लिए दौड़ेगी या कूद जाएगी, बल्टी गिरा देगी, लेकिन दूध दूसरों को दुहाने नहीं देती है। तो इकट्ठी, उजरी उसके सिवा किसे पास दुहाने, यानी वह गाय इकट्ठी हो गई थी, सिर्फ उसी किसान से रहती थी, वह उसके सिवा और किसी को अपने पास दूध दुहने के लिए नहीं आने देती थी। आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। और यह सब रह रह करके आँखों में ही नाचा करता है। जो कभी सुख हुआ करता था आज स्वप्न में बदल गया है, जो कभी सुख में हुआ करता था आज स्वप्न में बदल गया है। चाहे उसके लहराते खेत हो, उसका बेटा हो, घर बार हो, बैल हो, गाय हो, सब कुछ बिक गया।
सब कुछ नीलाम हो गया। फिर भी महाजन ने, जो सेठ साहूकार था, उसने ब्याज की एक कौड़ी तक नहीं छोड़ी। इससे पिछले वाले में जमींदारों के अत्याचार का वर्णन किया गया था, यहाँ पर महाजन के अत्याचार का वर्णन किया गया है। कुर्की व गरीबी के कारण बैल और गाय बेचने का दृश्य कारुणिक है। घर द्वार की कौड़ी ने न किसे कम में अनप्रास अलंकार, रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, आंखों में चुभना, आंखों में नाचना, मुहावरों का सार्थक प्रयोग हुआ है। वर्धा देशज शब्द है, सटीक प्रयोग इसका हुआ। ग्रामीण परिवेश का साकार चित्रण किया गया है। आगे है कि बिना दवा दर्पण के घर नहीं स्वर्ग चली आंखें आती बर, देख रेख के बिना दूध मुई बिटिया 2 दिन बाद गई मर। कि इनकी पत्नी बीमार थी, बिना दवा के, मतलब बिना इलाज, दर्पण यानी इलाज, बिना दवा इलाज के, जो घर नहीं यानी घर वाली थी, उनकी पत्नी थी, वह स्वर्ग चली यानी मर गई। और उसको याद करते हैं तो आंखें भर आती हैं, आंखें भर आती है। और जब पत्नी मर गई तो बच्ची पैदा हुई थी, और 2 दिन की वो बच्ची बिना दूध मुई, जिसके अभी मुंह में दूध ही लगा है, वो अन्न नहीं खा सकती, बिटिया भी 2 दिन बाद मर गई। जिसकी माँ मर गई वह दूध नहीं पी पा रही है, दूध नहीं पा रही है, तो वह भी 2 दिन में ही मर गई। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातिन, अब पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। तथा घर में कौन? बेटा जो मारा गया था जवानी में ही, उसकी पत्नी अर्थात विधवा पत्नी थी, विधवा पत्नी जवान थी। इनके हिसाब से तो लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातिन, जो समाज था उसको बोलता था कि पति घातिन है, अपने पति को खा गई। गांव में पहले ऐसा होता है कि अगर किसी का बेटा पति मर जाए तो यही लोग कहते हैं कि इसका लक्षण सही नहीं है। तो घर में विधवा रही पतोहू, वही विधवा पतो थी और ये थे। इनके हिसाब से तो लक्ष्मी थी, सर्वगुण संपन्न सुशील थी, लेकिन समाज पास पड़ोस ताना बात बात पर मारता था कि वो क्या है, पति घातिन है, पति के हत्यारिन है, पति को खा जाने वाली है। और पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। और उस जवान विधवा बहू को कोतवाल ने, थानेदार ने अपने थाने में मंगाया, पकड़ मंगाया, और उसके साथ दुराचार करना चाहा, अत्याचार, दुष्कर्म करना चाहा। और वह अपनी इज्जत बचाते हुए वहीं थाने में कुआं रहा होगा, उस कुएं में ही डूब करके जान दे दी। उस कुएं में ही डूब करके उसने जान दे दिया। इस प्रकार से किसान का पूरा परिवार ही बिखर गया। बेटा जवानी में ही मारा गया, पत्नी बीमार हो गई, बिना दवा इलाज के मर गई, बहू को कोतवाल ने लाया, उसके साथ दुष्कर्म करना चाहा, वो कुएं में कूद करके जान दे दी। तो यहाँ पे पुलिस के अत्याचार का वर्णन किया गया है। घरनी स्वर्ग लक्ष्मी में तद्भव शब्द का प्रयोग हुआ है, आंखें भराना मुहावरा का प्रयोग है, किसान की गरीबी शोषण और लाचारी का सजीव चित्रण है, पति की हत्या के बाद नारी के प्रति समाज के कटु दृष्टिकोण का पता चलता है। अंतिम पद आइए कि खैर पैर की जूती जोरू, खैर पैर की जूती और जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। अब पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़वा चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। खैर परंतु लेकिन यहाँ पे पैर की जूती, खैर यानी स्वास्थ्य, आपका अगर स्वास्थ्य
बिगड़ जाए तो फिर से आ सकता है। पैर की जूती टूट जाए तो वह फिर से खरीदा जा सकता है। जोरू यानी पत्नी भी अगर मर जाए तो दूसरी शादी हो सकती है, दूसरी पत्नी मिल सकती है। न सही एक दूसरी आती है, नहीं एक है तो दूसरी आएगी भाई। पर जवान लड़के की सुध कर, पर लेकिन जब जवान उसके अपने जवान बेटे की याद आती है, सुध मीन्स याद आती है, तो सांप लौटते फटती छाती, अत्यधिक दुख से व्याकुल हो जाता है। अभी मुहावरा देखें, सांप लौटना मुहावरा है, छाती फटना यानी अत्यधिक दुख होना। अब पिछले सुख की स्मृति आंखों में, और जो पिछले उसके सुख थे, लहराते खेत थे, बेटा था, पतोह थी, पत्नी थी, यह सब जब उसकी आंखों के सामने आता है, याद में आता है, तो क्षण भर एक चमक हराती, तो क्षण भर उसके चेहरे पे एक मुस्कान चमक ला देती है कि मेरा भी जीवन कितना सुखमय था, कितना आनंद युक्त था, कितना सुखमय और कितना आनंद युक्त था। तुरंत शून्य में गड़बड़ चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। परंतु वर्तमान में जब झांकता, अतीत में जब झांकता तो बड़ा खुश होता कि मेरा जीवन भी कितना अच्छा था। पर धरातल के सच्चाई पर वर्तमान में झांकता तो उसकी नज़र शून्य में अटक कर गड़ जाती, जहाँ कुछ नहीं है, एकदम अंधेरा ही अंधेरा है। वह विचार शून्य होकर टकटकी लगाकर देखता है और उसकी नज़र तीखी नोक के समान चुभने वाली हो जाती है, तीखी नोक सदृश बन जाती। अब यहाँ पे भी उपमा अलंकार, सास सम सदृश, सदृश में उपमा अलंकार होता है। पत्नी के प्रति किसान की मानसिकता घटिया है यहाँ पे। ये क्या विशेषता है यहाँ पे कि प्रस्तुत काव्यांश में पत्नी के प्रति किसान की या समाज की मानसिकता गलत है कि पत्नी मर जाए तो दूसरी आ सकती है, जूता फट जाए तो, यानी पत्नी की तुलना एक जूते से किया गया है। वह पुत्र को अधिक महत्व देता है। सांप लौटना, छाती फटना, पैर की जूती आदि मुहावरा का प्रयोग है। तीखी नोक सदृश में उपमा अलंकार खड़ी बोली का प्रयोग है, बोली और ग्रामीण परिवेश का चित्रण है। तो ये आपका तीसरा चैप्टर का व्याख्या रहा। व्याख्या कैसा लगा आप लोग हमें लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई समस्या है तो आप हमसे पूछिएगा, हम उसका निदान आपको बताएंगे। धन्यवाद।